हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा यूनिट है, इसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। अब तक हमने जो पढ़ा है सब अलग चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा था हमने, ऑप्टिक्स पढ़ी थी, एटम न्यूक्लियर पढ़ा। सेमीकंडक्टर बिल्कुल ही अलग चीज़ है। इंट्रोडक्शन है। अगर आप आगे जाके बीटेक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हो तो उसका बिल्कुल बेसिक्स, स्टार्टिंग की चीज़ें पढ़ रहे हैं हम। सेमी मतलब बीच का, कंडक्टर कंडक्टर से, इसका मतलब ये कंडक्टर नहीं है। और अगर मैं कहूँ इंसुलेटर तो इंसुलेटर भी नहीं है। सेमी मतलब ये वो मटेरियल होते हैं जो ना तो कंडक्टर्स हैं ना ही इंसुलेटर्स हैं। कंडक्टर क्या होते हैं? कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। इंसुलेटर की बात करें तो वुड, ग्लास, प्लास्टिक या डायमंड एक्सेट्रा। इंसुलेटर्स ये सेमी कंडक्टर्स, ना तो कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, और कभी कभी दोनों की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है भाई, क्या हो सकते हैं? जनरली हमने पढ़ा था मेटेलॉइड, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने मेटेलॉइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बोलते हैं इनको, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। बहुत प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, एलिमेंटल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अलग अलग होते हैं। जस्ट नाम बताया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना। तो ये सेमीकंडक्टर हमारे पास। सबसे पहली बात आती है कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनको कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं। मतलब इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी मेटल से, कंडक्टर से तो कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की ज़्यादा होती है, इनकी उससे कम होती है, कंडक्टर की सबसे कम होती है। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पे हम इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है भाई। सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? ये वो मेटल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी इनके बीच में लाई करती है। ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि जरूरत क्यों पड़ गई, सेमीकंडक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ गई। क्योंकि आपने देखा होगा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर था, देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा, बहुत बड़ा था। एक 12x14 के कमरे में आ जाए इतना बड़ा कंप्यूटर था। उसके बाद धीरे धीरे छोटे कंप्यूटर आए, ठीक है ना, और अब बहुत छोटे। इसी टाइप से टीवी, पहले डब्बा टीवी होता था हमारा, ब्लैक एंड वाइट, है ना, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। उसके बाद कलर्ड आया, कलर्ड में भी वो कर्व होता था। फिर एलजी का फ्लैट्रॉन आया, फ्लैट, बहुत खुश होते थे हम लोग, ओ भाई फ्लैट टीवी आ गया। लेकिन पीछे से तो वही डब्बा होता था, बड़ा बॉक्स होता था। उसमें क्या होता था? एक सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। क्या होता बेटा? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। एक कैथोड रे ट्यूब होती थी, ठीक है, एक वैक्यूम ट्यूब होती है ये। अब ट्यूब काफ़ी बड़ी होती थी, ये ट्यूब काफ़ी बड़ी होती थी। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता था, करंट बनता था। ठीक है। ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी तो आ गया, लेकिन डब्बा तो डब्बा ही रहा। उसी टाइप से आपका पहले बल्ब होता था, आपको टंगस्टन फिलामेंट का। उसके बाद हाई पावर पे काम करता था, हाई वोल्टेज में काम करता था, गर्म बहुत जल्दी हो जाता था और फ्यूज भी जल्दी हो जाता था। मतलब रिलायबिलिटी की बात करें कि जल्दी ख़राब हो जाएगा या बहुत चलेगा, कुछ नहीं कह सकते थे, विश्वास नहीं कर सकते थे उसके ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बिफोर सेमी कंडक्टर्स, जो आपका टीवी है, ये है कैथोड रे ट्यूब। एक्चुअली करंट का फ्लो होता था, लिमिटेशंस थी इनकी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर आया, क्यों आया? किसी में कोई कमी रही होगी तभी तो आया। तो लिमिटेशन थी, हाई ऑपरेटिंग पावर, हाई वोल्टेज, वार्म अप टाइम, हैवी मतलब बल्कि था, कॉस्टली था, मेरी बात समझ रहे हो तो, और नॉट रिलायबल नहीं था।
विश्वास नहीं था, क्योंकि हाई वोल्टेज, हाई पावर, हीट लॉस होती थी, तो कब खराब हो जाए कुछ नहीं कह सकते थे, ठीक है ना। तो बड़े बड़े टीवी सब कुछ बड़ा बड़ा होता था, हमारे पास बल्ब होते थे, हाई पावर पे बहुत बिजली का खर्चा आता था। लेकिन 1930 में सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हुई, इसके बाद हमारी लाइफ में बहुत चेंज आ गया, ड्रास्टिक चेंज आया ना, एक क्रांति बोलते हैं, क्रांति आ गई। क्योंकि इसके बाद जो आपका डब्बा टीवी होता था, वो डब्बा टीवी अब एक एलईडी टीवी में कन्वर्ट हो गया। जैसे देखो ना, पहले आपका बॉक्स वाला टीवी था, फिर एलसीडी आई, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसके बाद आपका एलईडी आया, लाइट एमिटिंग डायोड। तो आपको नाम से क्लियर है, सेमीकंडक्टर में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे डायोड। डायोड कैसा होता है, इस टाइप से ना, एक फ्लैट सा ग्रीन सा दिखाई देगा, इसके अंदर जो 2 तार लगे होंगे, डायोड। ऐसा ही थोड़ा और बड़ा हो, उसके अंदर 3 तार लगे होते हैं, उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। आगे बढ़े डिटेल में, ये डायोड्स। तो डायोड और ट्रायोड ये मिलके सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो सेमीकंडक्टर ने बड़े बड़े साइज की चीज़ों को छोटा छोटा कर दिया। कभी आप कंप्यूटर का जो यूपीएस होता है उसको खोल के देखो, एक बैटरी मिलेगी बड़ी, उसकी वजह से वो हैवी, उसके अलावा आपको एक प्लेट सी मिलेगी, जस्ट एक प्लेट, वो छोटी सी प्लेट होती है। इतनी सी प्लेट के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं। तो बड़ी बड़ी चीज़ों का काम छोटी छोटी चीज़ों ने कर दिया। इसी टाइप से आप एलईडी टीवी को देखो, अपने को उस टीवी को ओपन करोगे, एक पतली सी ट्यूब तो मिलेगी, उसके अलावा एक प्लेट सी लगी होती है, छोटी सी प्लेट लगी होती है। तो बड़ी बड़ी मशीनों को छोटी छोटी चीज़ों में चेंज कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रांजिस्टर, डायोड, हर चीज़ में आजकल ट्रांजिस्टर, डायोड। आपने देखा होगा CFLI थी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, उसको ओपन करो खराब हो जाए तो वहाँ भी ऐसी एक प्लेट मिलती थी। अब एलईडी आ रही है, इसके अंदर भी ऐसी एक प्लेट है और लो ऑपरेटिंग पावर है, छोटी सी प्लेट, ट्रांजिस्टर, डायोड लगे होते हैं बहुत सारे इसके अंदर, और लो पावर पे काम करती है, ठीक है बेटा। तो सेमीकंडक्टर्स वो डिवाइसेज होते हैं जिन्होंने हमारी लाइफ में बहुत चेंज कर दिया, क्योंकि इनके यूजेज बहुत ज़्यादा हैं और लाइफ को काफ़ी इजी बना दिया, बिजली का बिल कम कर दिया, ठीक है। सेमीकंडक्टर बेनिफिट्स, लो पावर, लो ऑपरेटिंग पावर, लो वोल्टेज पे काम करेंगे। तीसरा, चीप होते हैं, हाँ सस्ते, लाइट वेट और रिलायबल। ये सारी चीज़ें जो वहाँ नहीं थी वो सारी हमें यहाँ पे मिल रही है। तो सस्ता हो गया, हल्का हो गया, कम पावर पे, कम वोल्टेज पे विश्वास भी कर सकते, तो और चाहिए क्या हमें, ठीक है, ओके सब कुछ। फिर तीसरी बात कि भाई सेमीकंडक्टर्स को हमने स्विच किया CRT से, कैथोड रे ट्यूब से, जो बड़े बड़े होते थे ना। अब कहीं भी कंपनी में जाओ, कहीं भी जाओगे, बड़े बड़े कंप्यूटर स्क्रीन कहीं भी देखोगे, सभी में ये लगे होंगे, सभी में यही लगे होते हैं, ठीक है। एक बार CBSE ने पूछ लिया था, व्हाई सेमीकंडक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। अब CBSE ने पूछा तो पूछा, आंसर क्या होगा? सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जो कंडक्टर्स होते हैं ना, कंडक्टर्स, उनमें बहुत ज़्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, इंसुलेटर में होते ही नहीं है, इनमें भी होते हैं, लेकिन ये कंट्रोल्ड है। हम आगे जाकर पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो डिपेंड करता है हमें कितने चाहिए। तो पहला, इन सेमीकंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स कैन बी कंट्रोल्ड। करंट इज यूनिडायरेक्शनल। करंट यूनिडायरेक्शनल है। मान लो मेरे पास एक वायर है, इसमें करंट इधर से भी फ्लो कर सकता है और अगर ये वायर लो इधर से भी कर सकता है, ठीक है। बट अगर एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर डायोड ऐसा होता है,
तो इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इधर से फ्लो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मुझे चाहिए कि भाई इस सर्किट में करंट इधर ही जाना चाहिए, तो इधर ही जाना चाहिए, तो उसके लिए हम सेमीकंडक्टर यूज करेंगे, क्योंकि कंडक्टर से में करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। तो हमें एक में चाहिए तो ये चार्ज कैरियर कंट्रोल कर सकते हैं हम इस टाइप से, तो हमारे पास फायदे हैं। ठीक है बेटा, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सेमीकंडक्टर क्यों आया समझ में आ गया, लाइफ को आसान करने के लिए। हमारे जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है खोल के देखो, उसके अंदर एक प्लेट मिलेगी, वही सेमीकंडक्टर डायोड वगैरह। ये शुरू में मोबाइल आया था काफ़ी बड़ा आया था, बाद में धीरे धीरे छोटे होते गए। कारण क्या है, जितना पतला दिखाई देगा, पतले का मतलब उसके अंदर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे, एक इतने से साइज की प्लेट में, है ना, लाखों 1-2 लाख सेमीकंडक्टर्स हम डाल सकते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं सेमीकंडक्टर्स ना, डाल सकते हैं उसके अंदर हम। तो लाइफ को बहुत ही आसान कर दिया, इजी कर दिया। ठीक है, टैबलेट आते हैं, क्या होता है, वही मिनी कंप्यूटर, चीज़ें वही हैं। ठीक है बेटा, तो सेमीकंडक्टर समझ में आ गया, सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स which have properties in between conductors and insulators। कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं लिखूं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, तो अगर मैं लिखूं रेजिस्टिविटी, ओम मीटर में होती है, तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर की बहुत कम होती है, 10⁻² टू 10⁻8 ओम मीटर। सेमीकंडक्टर 10⁻5 टू +6 ओम मीटर। और इंसुलेटर तो बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस की करंट फ्लो ही नहीं करता, तो 10⁻11 टू 19। कंडक्टिविटी की बात करें तो बेटा कंडक्टिविटी तो जस्ट उल्टा होती है ना, तो ये हो जाएगा 10⁻² टू 10⁻8, और यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स, एक ही बात है। ये हो जाएगा 10⁻5 टू 10⁻6, 10⁻11 टू 10⁻19। तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिनकी प्रॉपर्टी जिनके बीच में लाई करती है। ठीक है भाई, अब सेमीकंडक्टर है क्या, वो तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, कैसे बनता है, क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है भाई, बेसिक समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन की सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट के ऊपर, लाइफ को कैसे चेंज कर दिया। ठीक है, अब बात आती है सेमीकंडक्टर का पीछे से क्या लेंगे, कैसे हम इसको स्टार्ट करें। तो समझो, सबसे पहले हमने पढ़ा था एटम, एक सिंगल एटम की बात की थी। ठीक है, इन एन एटम देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स। एक एटम के अंदर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं, KLMN सेल होती है ना। ठीक है, इन सेमीकंडक्टर्स वी डोंट डील with a single atom, here we deal with a crystal lattice। क्रिस्टल लैटिस समझते हो, सॉलिड स्टेट में पढ़ा हो केमिस्ट्री में, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, एक सिंगल एटम में एनर्जी लेवल्स होते हैं वेल डिफाइंड, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट,
थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंगल एटम जो होता है उस सिंगल एटम में इस टाइप से एनर्जी लेवल्स होते हैं, हम लोग बनाते हैं ना। एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी बनाते हैं इस टाइप से। एक सिंगल एटम के लिए हम लोग करते हैं, ये एक सिंगल एटम के लिए हम लोग करते हैं, इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है भाई, तो सिंगल एटम के लिए एनर्जी लेवल्स हैं, बट सिंगल एटम के लिए तो हैं, बट when atoms come closer then जब एटम्स पास आएंगे तो क्या होगा, तो जो होगा वही सेमीकंडक्टर में होगा। बात समझ में आ रही है? तो जब एटम पास आते हैं, सपोज करो फर्स्ट एटम ये है, इसके एनर्जी लेवल्स ये हैं, मान लिया n इक्वल टू 1 2 3 4। दूसरा एटम ये है, इसकी एनर्जी लेवल्स ये हैं, समझाने के लिए। ठीक है, दोनों सेम एटम है, मान लो सोडियम के एटम है, तो इस एटम के एनर्जी लेवल्स ये हैं, इस एटम के एनर्जी लेवल्स ये हैं, दो ले लिए। जब ये एटम्स बहुत दूर हैं, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं, क्योंकि एटम के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। तो जब ये पास आएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होंगे। तो जब ये दोनों एटम पास आएंगे, व्हेन दीज टू सोडियम एटम्स कम क्लोजर, देयर एनर्जी लेवल्स हैव डेफिनेट एनर्जी, इनके एनर्जी लेवल्स की डेफिनेट एनर्जी है। ठीक है, इनके एनर्जी लेवल्स की डेफिनेट एनर्जी है, लेकिन जब ये पास आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, तो अट्रैक्शन रिपल्सन इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी लेवल्स की एनर्जी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, एनर्जी लेवल की एनर्जी चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, समझो। सपोज करो एक लेवल ये था, दूसरा लेवल ये था, दोनों सेम लाइन में है। ठीक है, लेकिन जब ये पास आएंगे तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, एक की कम एक की ज़्यादा, तो पास आने से क्या होगा, इनकी एनर्जी थोड़ी सी इस टाइप से हो जाएगी। पहले एक ही लेवल पे थे, अब थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई इंटरेक्शन की वजह से। अब मेरे पास एक दो एटम तो होते नहीं, एटम तो हजारों करोड़ होते हैं, पूरा लेटिस होता है, क्रिस्टल लेटिस। तो फॉर अ क्रिस्टल लेटिस, फॉर अ नंबर ऑफ एटम्स, energy of any energy level energy of a common energy level in all of them slightly changes। सभी के अंदर मान लो कोई भी एक लेवल पढ़ लिया, सभी के अंदर सेम लेवल, जब वो पास आएंगे तो सभी की एनर्जी स्लाइटली चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, समझ रहे हो? सभी की एनर्जी थोड़ी सी स्लाइटली चेंज हो जाएगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जो लेवल पहले ऐसे थे उन सब की एनर्जी अब ऐसे हो जाएगी। ठीक है, सभी की एनर्जी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है, ये सब नोट कर लेना, ये भी सभी की एनर्जी ऐसे हो जाएगी। अब बात आई कैसे, क्या हुआ, देखो ये मैंने समझाने के लिए बताया था। 4H एटम, मान लो हाइड्रोजन एटम है, तो कितनी एनर्जी होती है, -13.6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.4, 1.51, 0.85। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से चलता जाएगा। ये जस्ट एग्जांपल था। लेट सोडियम एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका,
1s2 2s2 2p6 3s2 3s1 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, और अपोजिट होते हैं इस टाइप से, पता है आप लोगों को, फुल फील्ड या हाफ फील्ड, पहले 2 दूसरे 2 4 4 6 10 और 1 11, तो इस टाइप से भरे हुए हैं। ये हमने जस्ट सिंगल एटम के लिए एनर्जी बताई, समझाया आपको एनर्जी लेवल इस टाइप से होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब समझो जरा, इसको अगर मैं बनाता हूं 1s2 2s2 2p6 3s1, ये मैंने एनर्जी लेवल्स बना दिए, ऑर्बिटल्स बना दिए, ठीक है। लेकिन ये एक सिंगल एटम के लिए है। किसके लिए है? सिंगल एटम के लिए। लेकिन अगर बहुत सारे एटम एक साथ आएंगे तो ये लेवल कैसे बनेंगे? 1s2, यहां से स्टार्ट करता हूं। 1s2, आपने कहा एक लेवल जो था, n एटम्स हैं, n एटम में कोई भी एक लेवल, सभी की एनर्जी थोड़ी बहुत अलग अलग हो जाएगी, तो एक लेवल की एनर्जी तो सारे इस टाइप से मिक्स हो जाएंगे। इसको क्या नाम दिया हमने? एनर्जी बैंड। क्या नाम दिया इसको हमने? एनर्जी बैंड। ए ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स इज नोन एज एनर्जी बैंड। तो सारे एक लेवल थे, पास आने से थोड़े बहुत ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो गए, बिल्कुल क्लोज हो गए, उसको हमने क्या नाम दिया? एनर्जी लेवल। पहले वाले में कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, बहुत सारे लेवल, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, और न्यूक्लियस के जब बिल्कुल पास है तो सभी में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, सभी सेम नियरली इक्वल अट्रैक्शन में होंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो बनेगा, दूसरा मान लो इस टाइप से बनेगा 2s2 एनर्जी बैंड। बात समझ में आ गई? 1s2 2s2, तीसरा क्या था? 2p6, इस टाइप से। ये समझ में आ गया आपको? इसके बाद अगर मैं देखूं 3s1, ये है, ये क्या कर दिया बताता हूं। देखो, आपको पता है कि एनर्जी लेवल्स में, सुनना ध्यान से, सबसे पहली बात आ जाती है कि आपको पता है एनर्जी लेवल्स में गैप डिक्रीज होता जाता है। पीछे हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल दिया था, 13.6 3.4, तो गैप जो है नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज होता रहता है, तो यहां भी ये गैप डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। लेकिन जो एनर्जी बैंड की विड्थ है वो नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगी, एनर्जी बैंड की जो विड्थ है वो ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगी। अभी भी किसी बच्चे के दिमाग में डाउट हो कि एनर्जी बैंड क्या है? नहीं ना? ये समझ में आ गया? तो बेटा अगर हम देखें एनर्जी बैंड क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स। क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स का जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। क्यों हुआ? क्योंकि सिंगल एटम की जगह बहुत सारे एटम पास आ गए, तो अट्रैक्शन रिपल्सन की वजह से एनर्जी थोड़ी सी चेंज होगी, उसकी वजह से ये आ गया। ठीक है। पहले वाले में चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास है, सभी में नियरली इक्वल एनर्जी रहेगी। उसके बाद ये हुआ, ये न्यूक्लियस के पास है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसमें चेंज आया, लेकिन कम, इसमें ज़्यादा और ज़्यादा, तो न्यूक्लियस से इतना दूर जाते जाओगे एनर्जी बैंड की जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड इंक्रीजेज, एनर्जी बैंड की विड्थ इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। बट
सेपरेशन बिटवीन बैंड्स go on decreasing as in energy levels। जैसे एनर्जी लेवल्स में नीचे से ऊपर जाते थे तो गैप कम होता जाता था, वैसे यहाँ भी कम होगा, लेकिन इनकी जो विड्थ है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। एनर्जी बैंड क्या होता है ये भी समझ में आ गया। ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, एनर्जी बैंड क्या होता है? क्लियर। ए ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, ये भी बात समझ में आ गया। इसके बाद देखो, ये कंप्लीटली फिल्ड 3s1 लास्ट वाला जो ऑर्बिट था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एक था, तो दिस इज हाफ फिल्ड, दिस इज हाफ फिल्ड। क्या बोलेंगे इसको? हाफ फिल्ड एनर्जी बैंड या हाफ फील्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, तो एनर्जी बैंड भी हाफ फील्ड हो गया, हाँ या ना? ठीक है, इसमें अगर देखा जाए कितने एनर्जी लेवल्स हैं? बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स बोल सकते हैं, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं इनके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एटम्स होते हैं, पता ही नहीं कितने होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने डिफ्रेंशिएट किया एक सिंगल एटम में और नंबर ऑफ एटम्स में एनर्जी बैंड कैसे बने और कैसे इनको ड्रॉ करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हमारे पास बात आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वैलेंस बैंड क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल ऑर्बिट ऑफ एनी एटम आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, वैलेंस बैंड क्या हुआ? द इलेक्ट्रॉन्स occupied in uppermost energy band in a crystal। एक क्रिस्टल के अंदर एनर्जी बैंड्स हैं, ऊपर गए 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 सभी में इलेक्ट्रॉन्स, सबसे लास्ट का एनर्जी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिससे ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सबसे लास्ट का अपर मोस्ट जो एनर्जी बैंड है जिसने इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो लास्ट का है सबसे ऊपर का उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? अब बताओ, सोडियम का एटम है 1s2 2s2 2p6 3s1। जब हमने मान लो कुछ एनर्जी दी तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 1s का, 2s का, 2p6 का या 3s1 का? बताओ, कॉमन सी बात है, जो सबसे दूर का है वो निकलेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन सबसे कम उसी का है, तो सबसे लूजली बाउंड वही है लास्ट वाला, और लूजली बाउंड वही है तो सबसे पहले वही निकलेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी टाइप से क्रिस्टल में भी सबसे लास्ट का जो होगा वही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे, इनर सेल वाले नहीं करते। अंदर वाले जो बैंड है ये पार्टिसिपेट नहीं करते, बाहर वाला जो लास्ट का है वो पार्टिसिपेट करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रांजिशन वगैरह में निकलने में यही पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर वाले नहीं करते, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर? ये केमिस्ट्री में भी आता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड, ये भी क्लियर है। इसके बाद हम बात करें, एक छोटी सी चीज आती है कि 3s1 वाला जो लेवल है पूरा भरा हुआ तो नहीं है, क्योंकि कुछ खाली है। हाफ फील्ड या पार्शली फील्ड, क्या बोलेंगे इसको? हाफ फील्ड। ये वाला जो है इसी को हमने क्या नाम दिया? वैलेंस बैंड। अरे यही तो था वैलेंस बैंड, सबसे ऊपर का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। या तो ये कंप्लीटली फिल्ड होता है, कुछ खाली होता है। सोडियम के केस में
3s2 आनी चाहिए, तो 3s1 है तो खाली है। पार्शियली फिल्ड बोलेंगे या हाफ फील्ड? हाफ फील्ड क्यों बोलेंगे? क्योंकि दो आने चाहिए, एक है, लेकिन बोल देते हैं पार्शियली फील्ड, ठीक है। बट वैलेंस बैंड में बी फुल्ली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड। वैलेंस बैंड जो होता है वो या तो पूरा भरा होगा या कुछ खाली होगा, हाफ फिल्ड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नोट करने वाले पॉइंट ने, छोटे छोटे पॉइंट हैं, स्टेप बना के नोट करते रहो, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में, जेईई नीट में, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स आगे जब डायोड वगैरह पढ़ेंगे वहां आएंगे, अभी सारा थ्योरेटिकल है। पॉइंट्स नोट करते जाओ बस, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो लेवल है इसको क्या बोलेंगे? फर्मी एनर्जी लेवल। व्हाट इज दिस? the highest uppermost energy level occupied by electron in a crystal is known as Fermi level। एक क्रिस्टल के अंदर सबसे ऊपर का टॉप मोस्ट जो एनर्जी लेवल है, जो इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, उससे ऊपर सब खाली है, उसको क्या बोलते हैं? फर्मी लेवल। एंड एनर्जी ऑफ दिस लेवल इज फर्मी एनर्जी। इस लेवल की जो एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी। जनरली सब बुक्स में मिल जाता है आपको। एंड नोट में लिख देता हूं, दिस फर्मी एनर्जी लेवल इज फाउंड ओनली एट 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ही आपको ये मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ही आपको ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर है, सब कुछ रेस्ट पे आ जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडमनेस आएगी, उसके वजह से एनर्जी लेवल्स चेंज हो सकते हैं, तो एग्जैक्टली पता नहीं लगाया जा सकता। और आपको 0 केल्विन जिसके ऊपर काम चल रहा है, जो टेम्परेचर अभी तक अचीव नहीं हुआ है, 4 केल्विन तक तो हो गया, 3, 4, 2 तक हो गया, लेकिन 0 पे काम चल रहा है अभी। तो इस टेम्परेचर पे आपको फर्मी लेवल मिलेगा। क्योंकि एक बार जेईई ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए और 0 केल्विन में बताओ, तो 2 ऑप्शन में 0 केल्विन थे और 2 में नहीं थे, बच्चे कंफ्यूज। तो कंफ्यूजन नहीं है, पता लग गया आपको, तो 0 पे ही होता है, ठीक है। ठीक है भाई, फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी पता लग गई, ठीक है। तो बेटा एनर्जी बैंड क्या होते हैं पता लग गया, एनर्जी लेवल क्या होते हैं पता लग गया, बैंड कैसे बनते हैं ये भी मैंने बता दिया। एटम्स पास आते हैं तो इंटरेक्शन की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो भी पता लग गया, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद बात आती है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन का मतलब होता है करंट का फ्लो करना, और करंट का फ्लो कब होगा, जब चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ही ट्रांजिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ट्रांजिशन जब होगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? मान लो सोडियम की बात करें, 1s2 2s2 2p6 3s1, 3s1 का इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा, ट्रांजिशन करेगा तो कहाँ जाएगा बताओ? 3s2 में, 3s2 में जाएगा अपर लेवल तो खाली था, तो वो जो ऊपर वाला जो खाली है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द एनर्जी बैंड्स अबव द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, द एनर्जी बैंड्स एम्प्टी जो खाली हैं, द एनर्जी बैंड्स अबव द वैलेंस बैंड आर नोन एज कंडक्शन बैंड।
these energy bands are either empty or partially filled, या तो ये खाली होते हैं या पार्शियली फिल्ड होते हैं, कुछ भरे हुए होते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दीज बैंड्स टेक पार्ट इन कंडक्शन। कंडक्शन मतलब करंट वगैरह जो फ्लो हो रहा है आगे पढ़ेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इतनी समझ में बात आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो, एक एनर्जी बैंड है, इसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, बहुत सारे इस टाइप से। इसको बोलेंगे लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, इसको बोलेंगे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लोवेस्ट, एक एनर्जी बैंड में बहुत सारे एनर्जी लेवल है, सभी की एनर्जी अलग अलग है, थोड़ा बहुत फर्क है, एनर्जी अलग अलग है। तो इन ईच एनर्जी बैंड, in each energy band lowest energy state has minimum energy and highest energy state has मैक्सिमम एनर्जी। एक इंडिविजुअल एनर्जी बैंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। धीरे धीरे जब हम यहां से ऊपर जाते हैं तो ये गैप कम हो जाता है, धीरे धीरे जब हम यहां से ऊपर जाते हैं तो ये गैप कम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर वाले का लोएस्ट एनर्जी स्टेट और नीचे वाले का हाईएस्ट एनर्जी स्टेट आपस में ओवरलैप हो जाता है, मिक्स हो जाता है। मतलब एक का हाईएस्ट एनर्जी स्टेट और एक का लोएस्ट आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये वैलेंस बैंड है, इसके ऊपर क्या होगा और कंडक्शन बैंड। मान लो उस कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी स्टेट और इसका हाईएस्ट एनर्जी स्टेट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या हुआ? नहीं समझ में आई बात, ठीक है। देखिए ये सारा समझ में आ गया, ओके। हमारे पास हाइड्रोजन एटम में ये थे 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 54, 37 थे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, एनर्जी चाहिए, यहाँ से यहाँ जाएगा तो कम चाहिए, यहाँ से यहाँ जाएगा तो और कम चाहिए, यहाँ से यहाँ जाएगा और कम तो और कम। तो ये एनर्जी लेवल्स हैं, इन एनर्जी लेवल्स का जितना डिफरेंस है उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए, हाँ या ना? ठीक है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये वैलेंस सेल हो गई और ये खाली है ऊपर। हम जनरली एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस सेल की बात करते हैं, कंडक्शन सेल की बात नहीं करते। पर उससे ऊपर जो है वो कंडक्शन सेल हो गई। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया तो एनर्जी चाहिए ना इसको जाने के लिए, इसको जाने के लिए एनर्जी चाहिए, इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी चाहिए। उसी टाइप से यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है तो एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए भाई। मतलब ये मान लो वैलेंस बैंड है, मान लो, मानने में क्या जाता है, इस वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के अगर कहीं भी जाता है तो वो फ्री है, क्योंकि एक एटम का आउटर मोस्ट सेल जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट का, समझ रहे हो, हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। मान लो सोडियम एटम में दो 1s2 2s2 2p6 3s1, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। मान लो इस टाइप से आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो घूम रहा है। अगर हम उसको इतनी एनर्जी दें कि वो बाहर ही निकल जाए, आयनाइजेशन हो गया। अगर कुछ एनर्जी मिले कि वो अपर लेवल में चला गया तो एक्साइटेशन। और हमने ड्यूअल नेचर में पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकल गया, गया कहाँ? वो उस एटम से निकल गया, लेकिन मेटल के अंदर कहीं भी घूम सकता है, याद आ रहा है कुछ? तो वो फ्री हो गया घूमने के लिए। तो वो इलेक्ट्रॉन जो घूमने के लिए फ्री हो गया
वो कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में। एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल गया लेकिन वो मेटल से बाहर नहीं गया, तो वो अंदर कहीं घूम रहा है। वो जो घूम रहा है वो क्या है? कंडक्शन बैंड। वो घूम रहा है वो क्या है? कंडक्शन बैंड। अब उसको फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, फ्री होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या था? एक्साइटेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी, जो भी था। बात समझ में आ रही है? याद आ रहा है कुछ? वही चीज यहां पे कैसे बनेगी? इसकी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट और इसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट अगर ऑक्यूपाई कर जाए, जैसे मान लो ये 4 है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये मान लो 3s1 है और ये वाला मान लो 2p6 है। मान लो अगर देखा जाए ये यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक है, तो ये क्या हो रहा है? ओवरलैप। या ऐसे मानो ये वाला कंडक्शन बैंड है, ये वाला वैलेंस बैंड है। यहां से यहां तक वैलेंस बैंड, यहां से यहां तक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के बाद कंडक्शन बैंड में जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो जाएंगे। लेकिन यहां पे तो ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब वैलेंस बैंड के अंदर ही कंडक्शन बैंड घुसा हुआ है, तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जाने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। और नहीं चाहिए तो ये क्या बन गया? कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप हो गया और ये क्या बन गया? कंडक्टर्स। क्या बन गया? ये कंडक्टर्स। क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही होते हैं। क्या पता है आपको? आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है, एक कंडक्टर जो होता है उसके अंदर रूम टेम्परेचर पे या उससे कम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को फ्री नहीं करना पड़ता, मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सुना होगा ये तो। वो इसी वजह से होता है कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप होते हैं, एनर्जी चाहिए ही नहीं जाने के लिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर के लिए क्या बताया आपको मैंने? ये कंडक्शन बैंड है, ऐसे मानो ये वैलेंस बैंड है। ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से यहां तक एनर्जी स्टेट्स हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं। इतने एनर्जी लेवल्स जो वैलेंस बैंड के हैं वो पहले से ही कहां पहुंच गए? कंडक्शन बैंड में। इतने एनर्जी लेवल जो वैलेंस बैंड के हैं वो पहले ही कहां पहुंच गए? कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब वो वैलेंस बैंड में भी हैं और कंडक्शन में पहुंच गए। कंडक्शन में पहुंच गए तो वो फ्री टू मूव, फ्री कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज एनर्जी गैप और बैंड गैप और फॉरबिडन गैप। इसको लिखते हैं डेल्टा Eg, जो कि 0 है कंडक्टर्स में। उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा Eg। एंड फॉर कंडक्टर्स डेल्टा Eg क्या है? 0। क्यों? दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप कर रहे हैं तो है ही नहीं तो 0। क्या ये बात समझ में आई? तो वैलेंस बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड जहां भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और अगर दोनों मिक्स हैं तो एनर्जी चाहिए ही नहीं जाने के लिए, पहले से पहुंच गए। इसका मतलब मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? आ गई बेटा? सोचो जरा, माइंड के अंदर पिक्चर बनाओ तब समझ में आएगा। कंडक्टर के बाद बात करें इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में बेटा अगर बात करें तो ये मेरे पास कंडक्शन बैंड Cb, यहां अगर देखा जाए वैलेंस बैंड, ये यहां से यहां तक डेल्टा Eg एनर्जी गैप। अब इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जाना है और ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये कितनी होती है? 3 to 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ये एनर्जी इसको नहीं मिल पाती। जैसे वुड हो गया, डायमंड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, एक्सेट्रा, इन सब में एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात? अब आप लोग सोच रहे हो 3 से 5 ही तो है, थोड़ी सी तो है क्या, तो यहाँ क्यों नहीं होता? तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड, वहाँ समझाऊंगा मैं कि इतनी कम एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज़्यादा हो जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता। क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे सोचते हैं कि 3 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा तो है नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता। आगे बढ़ेंगे। तो बैंड गैप 3 से 5, जैसे डायमंड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और 3 से 6 बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एनर्जी बैंड गैप जो है इंसुलेटर के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम जनरली बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं, 1-2 साल छोड़ के पूछते रहते हैं, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। इसके बाद बात आता है सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर में देखो कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और ये बैंड गैप। इसमें जो बैंड गैप है वो नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब फर्मी लेवल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लेवल इन बैंड, वो कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा दूर होता है, बिल्कुल पास होता है, तो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। फॉर सिलिकॉन एनर्जी बैंड गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर जर्मेनियम 0.72। ठीक है। अब तुम सोच रहे हो भाई सिलिकॉन का ज़्यादा इसका कम क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के अंदर जो वैलेंस बैंड है वो न्यूक्लियस के पास है। सिलिकॉन 14 होता है, जर्मेनियम 32 होता है, तो इसका न्यूक्लियस से दूर है तो बाइंडिंग एनर्जी कम है, मतलब कम बंधा हुआ है, तो इजीली निकल जाएगा, इसलिए कम एनर्जी है। न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसको निकलने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, दूर है तो कम चाहिए। तो बैंड गैप जितना दूर होगा उतना ही कम होगा। क्लियर? तो एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनाने हैं आपके सामने है। एनर्जी किसकी कितनी होती है, बेसिक बातें हमने की। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एनर्जी बैंड क्या होते हैं, वैलेंस बैंड क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं, तो ये सारी बातें आपके सामने इस प्रकार थी। अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। थ्योरेटिकल पार्ट है, अपने नोट्स बनाइएगा, बुक से जरूर पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक को पढ़ें। ठीक है बेटा, बाकी मैंने सब कुछ बहुत सी बुक का निचोड़ आपको दिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर की टाइप्स, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, तो बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।